जिंदा कहानी। चपरासी। मैंने मेरिट किया तो घरेलू हालात की तंगी की वजह से मेरे एक दूर के चचा ने मुझे एक सरकारी दफ्तर में नायब आसद भर्ती करवा दिया। नायब आसद को कुछ लोग धंधा और हिकारत से चपरासी कह देते हैं। चपरासी लफ्ज सुनते ही जहन में एक ऐसे शख्स की तस्वीर उभरती है, सफेद शलवार कमीज काली बासकट सर पर टोपी रखे सरकारी दफ्तर में साहब लोगों की खिदमत के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है और हर घंटी की आवाज पर भाग भाग कर अंदर जाता है। सरकारी दफ्तर में एक चपरासी साहब की मर्जियत होता है। वो सरकारी वाऊ जाती सारे काम करता है, साहब के मुंह को पहचानता है और हमराज भी होता है। चचा बशीर जो है चपरासी और हमें इस पेशा के इकरार वाऊ रमोज आदाब से आगाही देता था, जिसे सरकारी दफ्तर में 33 साल हो गए थे। जिसके सीने में राजू के भंडार थे। अक्सर कहा करता था कि अगर चपरासी की जबान को बौसीर हो जाए तो कशफ वाऊ उनकी नदी में बह जाए और हर अखबार और हर दूसरी किताब में चपरासी का ही जिक्र हो। चचा बशीर बड़ा ही मौजूद दफ्तरी दरबारी कदम का चपरासी था। मैं अक्सर इसे तंग करता और करता, चचा मकसूद चपरासी ने तमाम चपरासियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, 4.25 अरब का मालिक बन गया। चचा मेरे मुंह पर हाथ रख देता और कहता, वे नाहंजान खामोश रहा कर, इस मुल्क में न जाने कितने ही मकसूद चपरासी घूम रहे हैं। हम अक्सर साहब लोगों के घरों में होने वाली पार्टियों में भी खिदमत सर अंजाम देते थे। वहाँ पर मौजूद काम करने घर के पके मुलाजिम खानदानों की गुफ्तगू भी मेरी मालूमात में इजाफे का बाइस बनती। साहिबों के रवैये या इनकी बेगमात बच्चों के रवैये निचले मुलाजिमों की जुबानों से झुलकते हैं। जिस साहब और इसकी फैमिली का रवैया अच्छा होता, इसके कसीदे पढ़े जाते थे और जिनका रवैया बुरा होता वो फिर सारे बुरे तरीके से जबान बदाम होते थे। खानसा में किचन के मालिक होते हैं और अक्सर साहब को दूसरे लोगों के सामने दलील कराने में इन्हीं का हाथ होता है। एक साहब के घर की बेगम साहिबा तो सारा दिन काम करवा कर पीने को पानी भी नहीं देती थी, हमेशा सहनी और नफसियाती दबाव में रखती के तनख्वाह कटवा दौनेगी या पुलिस को पकड़वा दौनेगी। एक दो दफा बाबू कदम के मुलाजिमी पर चोरी का इल्जाम लगाकर बंद हवाला भी करवाया। एक खानसामा साहब के अयाशी बेगम को रात के वक्त बाहर निकाल देता था और सुबह जब वापस आते तो खामोशी से दरवाजा खोलकर घर में दाखिल कर लेता। पकड़े जाने पर बाबा लोगों को तो कुछ नहीं कहा गया। खानसामे को साहब के इम्पोर्टेड जूते चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने खूब सौदत की। एक बहुत बड़े साहब की बेगम तो इतनी शक्की मिजाज थी कि गोश्त वगैरह पकता तो रात को हांडी अपने कमरे के फरीद में रखवा लेती थी। दफ्तर के अंदर में काफी आदाब सीख चुका था। दफ्तर में सबसे अहम हथियार हमारा खुशामद होता है। चपरासी को हिकारत से बूट पालिशिया कहते हैं, लेकिन मेरे मुशाहदा तजुर्बा के मुताबिक तो यहाँ अक्सरियत बूट पालिशी चपरासी ही थी। हमारे पीए साहब निचले मातहत अमले को जो पुरुषों को सिखा रहे होते थे, उनकी नौयत भी चचा बशीर है चपरासी जैसी ही थी। मसलन वो कहते, जैसे दूसरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे खाने की जरूरत है, ऐसे ही एक अच्छे मातहत को मालूम होना चाहिए कि साहब को कब और किस वक्त खुशामद की जरूरत है। मीटिंग में साहब अगर आपकी राय पूछी तो फौरी तौर पर जवाब नहीं देना, बल्कि सोचें कि इस मामले में साहब की अपनी जाती राय क्या हो सकती या वो आपसे क्या सुनने की तवक्को रख रहे हैं। ख्वाह महुआ बकरा बनने की जरूरत नहीं। कुछ साहब लोग खुशामद को हराम समझते हैं और मुंह पर बेइज्जत कर देते हैं, मगर घाट का पानी पी कर बैठे होते हैं। वो अखबारों में खबरें लगवा देते हैं, न्यूज चैनल पर खबरें चलवा देते हैं कि नए साहब के आने से सिस्टम बेहतर हो गया है, दूध शहर की नहरें बनना शुरू हो गई हैं और साहिब साहब के बच्चों को हर नमाज में दुआएं दे रहे हैं कि दुनिया में ही जन्नती बंदा देखना है तो फलन साहब को देख लो। ये साहब हमेशा कोई भी काम अपने या अमले के खाते में नहीं डालते थे, बल्कि हमेशा कहते, सर ये जनाब की हिदायत की वजह से बेहतरीन रिजल्ट हासिल हुआ है। कई तो ऐसे बादशाह थे कि वो हर खबर साहब तक पहुंचाते थे। घर में पकने वाली सब्जियों या होने वाली शॉपिंग और अपनी बेगम के कमेंट्स भी बात करते थे कि सर आपकी भाभी कहती है कि नए साहब के आते ही आप तो बहुत मेहनती हो गए हैं। जब कोई नया साहब दफ्तर आता है तो उसके आने से पहले ही साहब के मुताबिक मुकम्मल तफसीलात दफ्तर के तमाम अमले के पास पहुंच जाती है। या लोग चाहे साहब का खानदान गोश्त के कारोबार से मुंसलिक रहा हो, उसे किसी मशहूर फातेह हमला आवर की नजर के साथ मिला रहे होते हैं। सरकारी दफ्तर में कौन सी फाइल कहाँ से दौड़ानी है और कहाँ मंजूमत करवानी और कैसे करनी है, मेरे हाथ ये भूल लग गया। किसको किसका देना है, किसकी किस तरह खिदमत करनी है, तालीम को कैसे डील करना है, सब मुझे आ गया था। मैं हाम की जूनियर चपरासी था, लेकिन अब मुझे सारे मुल्क साहब कहकर बुलाते थे। मैं ज्यादातर लोगों को ही डील करता था। मेरा सहन घर बाहर बेहतरीन हो गया था। मैं हर जगह हिस्सा पहुंचा कर भी अच्छा खासा बचा लेता था।
मेरा सबसे बड़ा हथियार खुशामद ही था। मैं सिर्फ जबानी खुशामद ही नहीं, अमली तौर पर नजराना तेज पेश करता था। खुशामद एक ऐसा हथियार है कि बड़े बड़े अफसर, मिजाज अफसर, वजीर, मुशीर, जनरल के सामने बेबस हो जाते हैं। बंदूकों तलवारों के सामने डट जाने वाले इसके सामने राम हो जाते हैं। मैं इस फन में इतना ताक हो गया था कि मेरे सामने जो आता मैं फौरन समझ जाता कि बात कहां पर करना है। लिबास चूते, खानदान, अकल, फैसला, वजाहत, हुसन, गाड़ी किस चीज की तारीफ करनी है, मेरी बात लहजा मुखालिफ के दिल में उतर जाता। सर से उजरत चमन को भी हॉलीवुड के अदाकार वन डीजल जैसी पर्सनैलिटी का मालिक बना देता। गहरे के लिबास में कोई बुझा हुआ दिया लग रहा होता, मगर मैं उसे रोशन सितारे की तरह चमका देता। मैंने कहीं पता था कि दुनिया के असल फातिह यही चाबलूस, खुशामदीद, बहुत पादशाही हैं जो दिनों को फतह करते ही मुजाद है जो उनका शिकार एक लम्हा उनसे दूर हो जाए। मैं तो एक चपरासी था, तालीम भी ज्यादा नहीं थी, मगर आप अखबार का मुताला करें, न्यूज चैनल बड़े बड़े पढ़े लिखे एंकर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा खुशामद में कितनी ताकत है। और हम चपरासी बहुत पादशाही ने किस कदर तरक्की कर ली है। हम सब नजरियाती लोगों का एक मकसद होता है। मैंने लाखों करोड़ों कमाए, तकसीम किए, बड़े बड़े बंगलों में मेरे दिए हुए तोहफे रखे हुए हैं। मैं अपने नजरियाती उस्ताद मकसूद चपरासी के मकाम को तो नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी काफी बेहतर रहा, शायद इसलिए बच भी गया, वरना उस्ताद मोहतरम मकसूद चपरासी तो मुल्क कदम पहुंच चुके हैं। मुझे अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत थी। वो एक ऐसी साबिर शाकिर सादा औरत थी जो 100 की गिनती करते हुए भी हमेशा भूल जाती थी। मेरे लाखों भी इसके लिए रजी थे। वो हमेशा मुझे कहती, बेटा मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, तुमने सब बहन भाई की मदद की, बाप की तरह उनको पास कर अपने अपने घरों वाला कर दिया, लेकिन मैं देखती हूँ तू हर वक्त भागता रहता है, तुझे सुकून नहीं है, रात को भी जागता रहता है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं करता। मैं इस सादा दिल औरत के हाथ छूता और कहता हूँ मेरा सुकून तो तुम हो। मैं बड़े बड़े अफसरों के साथ कारोबार करता हूँ, नीचे काम करता हूँ, वो मेरा हिस्सा मुझे दे देते ही नहीं। मेरा काम है बड़े लोगों और अवाम की खिदमत करना। माँ मुझे दुआएं देती, मैं अंदर से कट जाता था। फिर एक दिन वो दुआ देने वाली जबान और हाथ इस दुनिया से चले गए, मेरी सारी कायनात गुजर गई। मैं हर वक्त परेशान रहता था। मेरे दोनों बेटे हराम की कमाई का नतीजा साबित हुए, एक जवारी और एक निशा बन गया। एक साहब जो बहुत तना परस्त था, मेरे मुखालिफिन ने मेरा पता काटने के लिए इसके कान धरे और खुद आगे भी गए। मैं बेतन हो चुका था, मुझ पर एक केस बना दिया गया, मुझे 5 साल की सजा होगी। मैंने वो सजा कबूल कर ली और कोई अपील नहीं की। मैं हर वक्त खामोश रहता था, गुलाम की माफी मांगता था। मेरे अच्छे चाल चलन की वजह से 3.5 साल में मेरी रिहाई होगी, लेकिन जेल से बाहर आकर मैं सोच रहा हूँ कि क्या कमाया और क्या गलवाया। सोचते हुए चलता गया, जो कदम रुके तो देखा कि उनके कब्र के पास पहुँच गया हूँ।